नमस्कार, शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम हिंदी ग्रामर की मल्टीपल क्वेश्चन सीरीज को डिस्कस ना करके एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो मैंने रैंडम लिया है। आज हम वर्णमाला के अंतर्गत आने वाले सघोषघोष और अल्प प्राण महाप्राण वर्णों के बारे में बात करेंगे। हालांकि वर्णमाला टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है, पर मैंने उसका एक छोटा सा पोर्शन आज डिस्कस करने के लिए लिया हुआ है, सघोषघोष अल्प प्राण महाप्राण। तो वीडियो को अंत तक देखें और यदि आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, सघोषघोष या अल्प प्राण महाप्राण टॉपिक पर आने से पहले आपको वर्णमाला के बारे में कुछ जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए, जिससे कि आपको आगे वाले टॉपिक को समझने में आसानी हो। वर्णमाला का पूरा टॉपिक आज हम नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ उतना करेंगे जिससे हमें सघोषघोष और अल्प प्राण महाप्राण समझने में आसानी हो। और वर्णमाला के जो भी एक्स्ट्रा हम आज पॉइंट्स देखेंगे वे भी बहुत ज़रूरी हैं, उनमें से भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार सवाल आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला अगर आप देखें तो ये दो हिस्सों में विभाजित है, स्वर और व्यंजन। लेकिन चीज़ें इतनी भी सिंपल नहीं। जब एग्ज़ाम में आपको वर्णमाला से सवाल आते हैं तो थोड़ा सा डिटेल में आपसे पूछा जाता है। तो वर्णमाला जो कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं, अगर आप देखें तो स्वर और व्यंजन। स्वर की परिभाषा क्या होती है? देखिए, स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से कहते हैं या जिन्हें कहने के लिए हमें व्यंजनों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जबकि व्यंजन वे ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें आप स्वतंत्र रूप से लिख तो सकते हैं, लेकिन बोलने के लिए आपको हमेशा स्वरों की सहायता लेनी होगी। पहले थोड़ा सा स्वर की तरफ देखते हैं। स्वर जो हमने आज तक पढ़े हैं वो हैं अ, आ, इ, उ, री, ए, ओ, अंग, अह। तो देखिए दोस्तों, आज तक जो हमने स्वर पढ़े हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कुल स्वरों की संख्या जो आपको नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है 13। ये सवाल पटवारी के पेपर में एक बार आपको आया था कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो स्वरों की कुल संख्या तो होती है 13, लेकिन अगर पेपर में आपको आए स्वरों की संख्या, स्वरों की कुल संख्या नहीं, स्वरों की संख्या, तो स्वरों की संख्या होती है 11। कैसे? देखिए, स्वर की परिभाषा क्या है? स्वर की परिभाषा है जिन ध्वनियों को हम बिना व्यंजनों की सहायता से बोलें। तो यहाँ पे अगर आप देखें अंग और अह में, तो अंग और अह, अंग में ग की आवाज आ रही है और अह में ह की आवाज आ रही है। तो हमने इसे स्वरों से हटा दिया और स्वरों की संख्या हो गई 11। हालांकि हर चीज में अपवाद होता है, तो स्वरों में जो अपवाद है वो है आपका री। हालांकि री में भी र की आवाज है, लेकिन फिर भी हम इन्हें स्वरों के अंतर्गत रखते हैं। तो स्वर की हमने बात की, तो स्वर आपके कितने होते हैं? स्वर होते हैं आपके 11, अ, आ, इ, उ, री, ए, ओ। और अंग और अह जो होते हैं आपके, ये कहलाए गए अयोगवाह। जरूरी सवाल है ये एग्जाम में आपको आता है। आपको सवाल आता है कि अयोगवाह की संख्या कितनी है या निम्न में से अयोगवाह कौन सा है, अ, इ, अंग या ओ? तो अयोगवाह है अंग। आगे देखते हैं। व्यंजनों की अगर हम बात करें तो व्यंजन वे होते हैं जिन्हें आप स्वतंत्र रूप से लिख तो सकते हैं, पर बोलने के लिए आपको हमेशा स्वरों की सहायता लेनी होगी। देखिए, इसका अर्थ क्या हुआ? जो क अगर आप शुद्ध रूप से लिखें तो क आपका कुछ इस तरह लिखा जाता है, क और उसके नीचे ये हलंत लगता है। जब आप, ये आपका स्वतंत्र रूप से एक व्यंजन है, लेकिन
जब आप इसके आगे अ जोड़ते हैं तब जाकर वो क बनता है। तो यही मैं आपसे कह रही हूं कि व्यंजन वे होते हैं जिन्हें आप लिख तो सकते हैं स्वतंत्र रूप में, पर बोलने के लिए हमेशा आपको स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। तो ये बन गया आपका क, और ये स्वतंत्र रूप से एक व्यंजन क है। देखिए, व्यंजन जो है वो आगे भी कुछ हिस्सों में वर्गीकृत हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे क से म तक। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ये आपके कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं क्योंकि इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय आपकी जीवा आपके मुख के किसी न किसी हिस्से को छूती है, स्पर्श करती है उसका, इसीलिए ये कहलाए गए स्पर्श व्यंजन। और साथ ही साथ इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन क्यों? क्योंकि ये 5-5 के वर्ग में बंटी हुई है, और ये पूरा आपका कहलाता है क वर्ग, ये है च, ट, प वर्ग, इसलिए इन्हें कहा जाता है वर्गीय व्यंजन। अब अगर आप यहाँ देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे नाम दिया है 1 2 3 4 5। तो ये किस लिए दिया गया है? देखिए, जब हम सघोष अघोष या अल्प प्राण महाप्राण के बारे में बात करेंगे तो वहां मैं आपसे कहूंगी 1 3 5 या 2 4। तो वो 1 3 5 या 2 4 क्या है? अगर मैंने आपसे कहा 1 2, तो 1 2 से अभिप्राय होगा उन वर्णों से जो आपके ये 1 या 2 की लाइन में हैं। जैसे कि 1 में आते हैं क च ट त प, और 2 में ख छ ठ थ फ। अगर मैं कहूँ 1 3 5, तो क की पूरी लाइन क च ट त प, ग ज ड द ब, और न यह ण न म। तो इसीलिए इनको 1 2 3 4 5 करके बांटा गया है। लेकिन जो वर्ग है क का, अगर मैं आपसे क वर्ग कहूं तो क वर्ग का मतलब ये नहीं है क च ट त प। क वर्ग का मतलब है क ख ग घ ण। च वर्ग का मतलब है च छ ज झ यह। लेकिन अगर मैं आपसे कह रही हूं 1 या 2, तो उसका अर्थ है क च ट त प, ख छ ठ थ फ। तो इसके अलावा हर वर्ग का जो अंतिम वर्ण यानी कि जो 5वां वर्ण है, ये आपका नासिक्य भी कहलाते हैं। नासिक्य क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण नासिका यानी नाक के की सहायता से होता है। तो ये स्पर्श व्यंजन भी है, और ये साथ ही साथ जो अंतिम 5 हैं आपके, 5वीं लाइन के जो भी वर्ण है ये आपके हर वर्ग का 5वां, ये साथ ही साथ नासिक्य भी कहलाते हैं। नासिक्य। तो ये थे आपके स्पर्श व्यंजन। आपको कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 25। देखते हैं आगे। क से लेकर म तक हमने देख लिया। म के बाद आपका आता है य र ल व। य र ल व आपके कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण शरीर के आंतरिक भागों से होता है, इसीलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। फिर आता है आपका श, पेट कटा श, स और ह। ये कहलाते हैं आपके ऊष्म व्यंजन, क्योंकि जब आप इन्हें बोलेंगे तो आपको ये आभास होगा कि आपके मुख से थोड़ी सी ऊष्मा निकल रही है, हीट निकल रही है, इसलिए ये कहलाए ऊष्म व्यंजन। और उसके बाद आपके आते हैं क्ष त्र ज्ञ। क्ष त्र ज्ञ आपके कहलाए संयुक्त व्यंजन। ये भी जरूरी है। संयुक्त व्यंजन क्यों कहलाए? क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। कैसे? अगर मैं बात करूं क्ष की, तो क्ष किस किस से मिलकर बना है? ये बना है क और श से मिलकर। अगर आप ध्यान दें, यहाँ क हलंत में है और श पूरा है। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं क हलंत, श हलंत और
अ। जेबीटी, टेट और कमीशन में इस तरह के सवाल आपसे अक्सर पूछे जाते हैं कि क्षत्रज्ञ किन वर्णों से मिलकर बने हैं। तो ये भी आपका सही रूप है और ये भी आपका सही रूप है। एग्जाम में जो और ऑप्शन आपको होगी वो होगी अ और श, जो कि गलत है। क आपका हलंत, क्योंकि जब आप क्ष कह रहे हैं क्ष, तो अ की आवाज किससे आ रही है? क्ष। क्या क श कह रहे हैं हम? नहीं। हम अगर क श कह रहे होते तो हम इसे क श इस रूप में लिख सकते थे, लेकिन हम कह रहे हैं क्ष क्ष। तो अ की आवाज आपकी किससे आ रही है? श से आ रही है, ना कि क से आ रही है। तो क्ष कैसे लिखेंगे आप? क्ष लिखेंगे आप क श, इस तरह से, या फिर आगे अ लिखकर भी आप इसे कर सकते हैं। त्र कैसे लिखा जाता है? देखिए, ये तीन बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। त्र आपका लिखा जाता है त और र। त आपका हलंत में रहेगा क्योंकि त्र में अ की आवाज र के साथ आ रही है। त्र, या फिर आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, त र अ, र भी हलंत में। ग्यह, ग्यह जो है आपका, ये लिखा जाता है ज यह, ज आपका हलंत में। देखिए, अब आप कहेंगे कि ग्यह में ग और य क्यों नहीं है? क्योंकि ये वैसे हम ग्यह नहीं पढ़ते, इसको पढ़ा जाता है जह। अगर आप अपने दादा परदादा को देखें कभी बोलते हुए तो वो जह कहेंगे। हालांकि टाइम के साथ साथ हमने इसे बोलने में थोड़े से चेंजेस किए हैं, अदरवाइज इसे पढ़ा जाता है जह, ज और यह। तो आप इसे ज और यह लिख सकते हैं, या ज यह और अ। फिर से वही बात कि अ की आवाज ज के साथ नहीं आ रही है, यह के साथ आ रही है, तो अ यह के साथ ही लिखा जाएगा। उसके बाद जो वर्णमाला में आपने देखा वो देखे होंगे ड और ढ, जिनका जिक्र अक्सर वर्णमाला में नहीं होता है, पर ये जाहिर सी बात है, पढ़ना लड़ना ये वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हें आपका कहा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत यानी ऊपर, क्षिप्त यानी उछलना, यानी कि जिन व्यंजनों को बोलते समय आपकी जीभ पहले ऊपर की ओर जाती है और फिर एकदम झटके से नीचे आती है। ढ और ढ, उत्क्षिप्त व्यंजन। तो ये थी आपकी वर्णमाला। एक बार फिर से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका कि स्वर कौन से होते हैं? जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, जिन ध्वनियों को, या जिन्हें बोलने के लिए हम व्यंजनों की सहायता नहीं लेते। और ये कौन से होते हैं आपके? अगर आपको पूछा जाए कुल स्वरों की संख्या तो वो होती है 13। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वरों की संख्या तो वो होती है 11। अंग और अ को हम उसमें से निकाल देते हैं। तो अंग और अ किस में आते हैं आपके? अंग और अ आते हैं आपके अयोगवह में। फिर चलते हैं व्यंजनों की तरफ, जो लिखे तो स्वतंत्र रूप से जाते हैं, पर बोलने के लिए हमें हमेशा स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जिसमें से क से लेकर म तक आपके कहलाते हैं कौन से? स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या होती है 25। और वर्गीय व्यंजन, क्योंकि क च ट त प वर्ग में ये बंटे हुए हैं, और इनका अंतिम वर्ण, हर वर्ग का अंतिम वर्ण आपका नासिक्य कहलाता है, क्योंकि नासिका से उसका उच्चारण होता है। और अगर मैं आपसे कहूं 1 2 3 4 5, तो उसका मतलब होगा क च ट त प। देखिए, य की तरफ आप नहीं जाइएगा, ये सिर्फ स्पर्श व्यंजनों पे ही लागू होगा। 1 2 3 4 5, क च ट त प, ख छ ठ थ फ, और इसी तरह आगे। फिर अगर आप जाएं य र ल व में, तो य र ल व आपके क्या कहलाए? अंतस्थ व्यंजन। और श पेट कटा श स ह, ये कहलाए आपके ऊष्म व्यंजन। और क्षत्रज्ञ ये कहलाए आपके संयुक्त व्यंजन। उसके अलावा मैंने आपको बताया ड और ढ, ये कहलाए आपके उत्क्षिप्त व्यंजन। तो
ये ज़रूरी है। इनमें से सवाल आपको एग्ज़ाम में आ जाते हैं। आपको आएगा उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, या क्ष किन वर्णों से मिलकर बना है, या आपका स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, या अंग और अह क्या कहलाए जाते हैं, या स्वरों की कुल संख्या कितनी है, या स्वरों की संख्या कितनी है। तो ये सभी सवाल बहुत ज़रूरी हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये सघोष और अघोष वर्ण क्या होते हैं। आपसे सवाल पूछा जाता है कि सघोष वर्णों की संख्या कितनी है, या निम्न में से सघोष वर्ण कौन सा है, या अघोष वर्ण कौन सा है, या अघोष वर्णों की संख्या कितनी है। तो अगर आप बोलकर देखें क और ग, या आप बोलकर देखें ख या घ, तो आप देखेंगे कि जब आप क या ख बोल रहे हैं तो क्या गूंज निकल रही है आपके कंठ से। फिर कंपेयर करें उसको ग और घ से, फिर देखिए क्या गूंज निकल रही है आपके कंठ से। तो आप देखेंगे कि जब आप क या ख बोल रहे हैं तो आपके कंठ से कोई गूंज नहीं निकल रही, लेकिन जब आप ग या घ बोल रहे हैं तो आपको अपने कंठ से गूंज निकलती हुई प्रतीत होगी। यही होते हैं आपके सघोष और अघोष वर्ण। देखिए सघोष, स का अर्थ है सहित और घोष का अर्थ है गूंज, यानी गूंज के सहित। जिन वर्णों को बोलने में आपको कंठ से गूंज प्रतीत हो, गूंज का आभास हो, वे कहलाएंगे सघोष वर्ण, और जिन्हें बोलते समय गूंज सुनाई न दे, गूंज का आभास न हो, वे कहलाए जाएंगे आपके अघोष वर्ण। तो सघोष कौन कौन से होते हैं और अघोष कौन कौन से होते हैं। देखिए आपकी स्पर्श व्यंजनों में 3, 4, 5 जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया, ग, घ और ण, ग, घ और ण की जो आपकी लाइन थी वो थी आपकी सघोष वर्ण। उसके अलावा सघोष होते हैं आपके य, र, ल, व, ह और सभी स्वर। एक बार फिर से देख लेते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 3, 4, 5 की, यानी कि ग, घ, ण की पूरी लाइन आपकी ग, ज, ड, द, ब, घ, झ, ढ, ध, भ, ण, यह, ण, न, म, ये सभी के सभी हैं आपके सघोष, यानी कि इन्हें बोलते समय आपको गूंज या नाद का आभास होगा। लेकिन अगर आप कहेंगे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, इन वर्णों को बोलते समय अगर आप ध्यान दें तो कंठ से गूंज का आभास नहीं हो रहा है, तो ये कहलाए जाएंगे आपके, ये सब हैं आपके अघोष वर्ण। तो यही था आपका 3, 4, 5 जो कि अक्सर हम देखते हैं बुक्स में लेकिन समझ नहीं पाते हैं। तो यही है वो आपके 3, 4, 5। उसके अलावा यर, ल, व, ह और सभी स्वर ये आपके होते हैं सघोष वर्ण। इनकी संख्या भी आपसे पूछ ली जाती है कि सघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो अगर आप 3, 4, 5 देखें तो 5 दिए होंगे आपके 15, 15 के बाद आपका 5 यर, ल, व, ह और स्वर होते हैं आपके 11। तो ये टोटल हो गए आपके 31। तो सघोष वर्णों की संख्या होती है 31। आते हैं अघोष वर्णों की तरफ। अघोष वर्ण जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जिन्हें बोलते समय आपको कंठ से गूंज या नाद का आभास ना हो, वो होंगे आपके अघोष वर्ण 1, 2, यानी कि क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ आपके होंगे अघोष वर्ण। ये होते हैं आपके टोटल कितने 10, 5 दूनी 10। और उसके अलावा ये है श, पेट कटा श और स, इन्हें बोलने में भी गूंज या नाद का आभास नहीं होता है। तो अघोष वर्णों की संख्या हो जाती है आपकी 13। तो 31 + 13 हो जाते हैं आपके टोटल कितने 44। यही है आपकी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। फिर आप कहेंगे कि इसके अलावा इसके अलावा क्षत्र, ज्ञ, ड, ढ है। तो क्षत्र, ज्ञ को वर्णमाला में
क्यों नहीं जोड़ा गया है या अंग अह को वर्णमाला में क्यों नहीं जोड़ा गया है? क्योंकि अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, आप कहेंगे 11। आपको कहा जाए व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे 33। 33 कौन से? 25 तो आपके स्पर्श व्यंजन हो गए। उसके अलावा य र ल व और श श स और ह, तो ये आपके टोटल हो जाते हैं 33। देखिए क्ष त्र ज्ञ या अंग अह या ड़ ढ को हम इसलिए नहीं जोड़ते क्योंकि उन्हें बोलते समय ये आभास होता है कि वो दो या दो से अधिक स्वरों या व्यंजनों के मेल से बने हैं, इसलिए पूर्णतया वे एक वर्ण नहीं है, वो वर्णों के मेल से बने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्प प्राण महाप्राण। अल्प का अर्थ होता है, आप जानते ही होंगे, कम, और महा यानी अधिक, ज्यादा, प्राण यानी श्वास, सांस। तो जिन वर्णों को बोलते समय अल्प यानी कम श्वास निकल रहा हो वे कहलाएंगे अल्प प्राण, और जिन वर्णों को बोलते समय ज्यादा श्वास निकल रहा हो वे कहलाएंगे महाप्राण। आप बोलकर देखिए क और ख। आपने कहा क ख, या आपने कहा त या थ, तो आप देखेंगे कि क त को बोलते समय मुख से श्वास कितना निकल रहा है, कम, एज कंपेयर टू ख या थ। तो वे वर्ण जिन्हें बोलते समय श्वास कम निकले अल्प प्राण, और या जिन्हें बोलते समय श्वास ज्यादा निकले महाप्राण। तो कौन कौन से होते हैं? अल्प प्राण होते हैं आपके 1 3 5। 1 3 5 यानी आपके स्पर्श व्यंजनों में क ग और ण, क ग और ण स्पर्श व्यंजनों में ये वाली लाइन आपकी जाएगी अल्प प्राण के अंदर, और ख और घ ये होगी आपकी महाप्राण के अंदर। तो इसके अलावा य र ल व और सभी स्वर ये आपके आते हैं अल्प प्राण में, और श श स ह ये आते हैं आपके महाप्राण में। तो इनकी संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो अल्प प्राण कितने होंगे आपके? ये होंगे आपके 15 प्लस 4 प्लस 11, ये हो जाते हैं आपके 30। और यहाँ पे आपके महाप्राण है 5 दूने 10 प्लस 4, ये हो गए आपके 14, और कुल संख्या हो गई आपकी वर्णों की 44, जिसमें कि 30 अल्प प्राण है और 14 महाप्राण है। तो ये थे आपके अल्प प्राण महाप्राण। अल्प प्राण में आपके आते हैं 1 3 5 क च ट त प ग ज ड द ब और यह ण यह ण न म। और महाप्राण में आपके आएंगे ख छ ठ थ फ घ झ ढ ध भ। तो काफी आसान है, सघोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण। तो ये थे आपके अल्प प्राण महाप्राण सघोष अघोष वर्ण और वर्णमाला का कुछ हिस्सा जो हमने आज किया। तो हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं हम चीज़ों को समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ज कौन सा व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, तो ज आपका स्पर्श व्यंजन है। अगर मैं आपसे कहूँ ल कौन सा व्यंजन है, तो ये आपका अंतस्थ व्यंजन है। त्र हमारा संयुक्त व्यंजन है। तो अगर सवाल पूछा जाए कि ठ जो है आपका ये सघोष है या अघोष है, तो ठ आता है आपका 1 2 3 4 5 कौन सी लाइन में, तो जो आपका ठ आता है ये आता है आपका 2 में। और सघोष अघोष में हम जानते हैं कि 1 2 आपके अघोष होते हैं और 3 4 5 आपके सघोष होते हैं, तो ये आपका आएगा अघोष में। अगर आपसे पूछा जाए कि म अल्प प्राण है या महाप्राण है, तो हम जानते हैं कि 1 3 5 अल्प प्राण है, 2 4 महाप्राण है, तो ये आपका आएगा अल्प प्राण में। आपसे अगर पूछा जाए कि ज
आपका सघोष है या अघोष है? तो हम जानते हैं कि 3, 4, 5, 3 नंबर पे आता है आपका ज, तो 3, 4, 5 हमारे सघोष होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए प, तो प हमारा अघोष है। अघोष क्यों? अघोष 1 और 2 में आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आ आपका सघोष है या अघोष है, तो सभी स्वर जो है हमारे वो किस में आते हैं? वो सघोष में आते हैं। तो अ आपका आएगा सघोष में। अगर आपसे कहा जाए कि अयोगवाह कौन से होते हैं? अयोगवाह होते हैं आपके अंग और अह। अगर हम आपसे पूछें कि ब आपका अल्प प्राण है या महाप्राण है, तो ब 1, 3, 5 तीसरे नंबर पे है। 1, 3, 5 आपका आता है अल्प प्राण में। देखिए, अगर इन केस आप भूल जाएं कि 1, 2 या 3, 4, 5 या 1, 3, 5 ये किस में आता था, क्योंकि जल्दी जल्दी में एग्जाम हॉल में हम ये चीजें भूल जाते हैं, तो आप बोल के देखिए कि क्या उस वर्ण में श्वास कम निकल रहा है ज्यादा, या उस श्वास को बोलते समय कंठ से गूंज निकल रही है या नहीं निकल रही है। लेकिन अगर आप इन चीजों को याद रखें, क्योंकि ज्यादा मुश्किल नहीं है सघोष अघोष में, अगर आप देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 जो आपके 1, 2 होते हैं वो आपके अघोष होते हैं, और 3, 4, 5 सघोष। और फिर अगर आप देखें 1, 3, 5 और 2 और 4 ये आपके अल्प प्राण है और ये महाप्राण है। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है इन चीजों को याद करना। तो ये थे आपके अल्प प्राण महाप्राण। अगले वीडियो में हम वर्णमाला से संबंधित एक क्वेश्चन सीरीज करेंगे छोटी सी, और उसमें देखेंगे कि आप कितने सवालों के जवाब दे पाते हैं और कितने सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं। तो अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अंत तक देखें, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जब तक हम आपके लिए अगला वीडियो लेकर आते हैं तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।